हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स को 3 क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक। मेनली आपको जो पढ़ना है उसमें बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो कि अंडर नेचुरल आता है। तो एक बार जो कल हमने पढ़ा उसे फटाफट रिकॉल करते हैं और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बताया, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक 3 सिस्टम के अंदर हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि ये मॉर्फोलॉजिकली किस तरह का है। तो उनको हर्ब्स, सर्ब्स, अंडरशर्ब्स इनमें डिवाइड कर दिया गया, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। नेचुरल के अंदर रिलेशनशिप देखी जाती है, किसके बेसिस पे? दो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो बाहर स्ट्रक्चर है, उसमें सिमिलैरिटी अगर है तो उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे उन दोनों प्लांट के बीच में रिलेशनशिप निकाली जाती है। दैट मीन कि अगर दो प्लांट हैं, जैसे कि एक ये है मैंगो का और दूसरा है नीम का, तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी को ढूंढा जाएगा। अगर नहीं है तो इस नीम को इससे बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। अब मैंगो की कोई दूसरी स्पीसीज आ गई, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी होगी तो इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा और इस तरह से इसे एक अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे करा जाता है इसके अंदर। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर इवोल्यूशन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब कि उनके अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि उनको उनके एंसेस्टर डिसेंडेंट के बारे में बताते हैं। इनका एंसेस्टर कौन था, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, और इनका डिसेंडेंट कौन है मतलब संतानें। इस बेसिस पे इनका पता किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें आर्टिफिशियल सिस्टम को, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में सबसे पहले जो थे वो थे, उनका नाम है थ्रियोफ्रस्टस। तो आपको थ्रियोफ्रस्टस के बारे में पता करना है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दिया था। इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, सर्ब्स, अंडरसर्ब्स एंड ट्रीज में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है जॉन रे के बारे में। जॉन रे ने क्या किया था? जॉन रे एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन में डिवाइड किया। डाइकोटिलिडन में उनको रखा जिनके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं। मोनोकोटिलिडन में उनको रखा जिनके अंदर 1 बीजपत्र होता है। अब इन्हें इन दोनों जो डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन के बारे में जो इन्होंने डिवाइड करके जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसे इन्होंने प्लांटेरम नोवा इनकी जो बुक थी उसमें पब्लिश किया। इसके बाद कैरोलिनस लिनियस का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आता है। ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया किसके बेसिस पे कि इनके स्टेमन के कितने नंबर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, और उनकी लेंथ, उनके बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया और रखा अलग अलग। और इसमें इन्होंने जैसे कि मोनोएंड्रिया में 1, डाइएंड्रिया के अंदर 2 स्टेमन होते हैं, ट्राइएंड्रिया के अंदर 3 स्टेमन होते हैं, पोलिएंड्रिया में मोर देन 20। इस बेसिस पे इन्होंने इनको अलग अलग रखा। अब क्योंकि इन्होंने जो करेक्टर लिया था स्टेमन, वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपको ये 3 और इसके अलावा एक ही ऑटो बर्नेल्स का याद रख लेना, क्योंकि इन्होंने जो डिवाइड किया था वो परफेक्टली एंड इम्परफेक्टली में डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो परफेक्टली और एब्सेंट है तो इम्परफेक्टली। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ये है। इसके बाद में बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। नेचुरल सिस्टम में ALD जेसू थे। इन जेसू ने क्या करा, सबसे पहले अपनी जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम सेकेंडस ऑर्डिनस नेचुरलिस्ट, ये याद रखिएगा, इतनी बड़ी बुक में सेकेंडस और ऑर्डिनस नाम आता है। आपको 2 बुक एक जैसी मिलेंगी। आगे साइंटिस्ट जो है बेंथम एंड हुकर, उनकी भी जेनेरा प्लांटेरम है, लेकिन यहाँ पर सेकेंडस ऑर्डिनस नेचुरल डिपोजिटा, ये जो इतना बड़ा नाम पीछे और आए, तो याद रखिएगा कि ये बेंथम एंड हुकर की नहीं है, ये जेसू की बुक है। इन्होंने प्लांट को 15 क्लासेस एंड 100 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, जिनको आज हम फैमिली कहते हैं। जैसे कि इन्होंने मेनली, जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मेनली डिवाइड किया प्लांट्स को मेनली डिवाइड किया एक कोटिलिडन जिनके पास कोटिलिडन नहीं थे, मोनोकोटिलिडन जिनके पास 1 कोटिलिडन था, एंड डाइकोटिलिडन जिनके पास 2 कोटिलिडन थे। एक कोटिलिडन के अंदर एल्गी, फंजाई, मॉसेस वगैरह आ जाएंगे। मोनोकोटिलिडन के अंदर आ जाएंगे आपके मेज ले लीजिए या सीरियल्स को ले लीजिए, अनाज। डाइकोटिलिडन के अंदर पल्सेस को ले लीजिए, दालें वगैरह। अब इन्होंने जो करेक्टर लिया वो करेक्टर लिया कि कोटिलिडन का नंबर कितना है, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पेटल्स का नंबर कितना है, इनका एब्सेंस एंड प्रेजेंस, एंड स्टेमन की पोजीशन। इन करेक्टर को इन्होंने ध्यान रखा। इसके बाद है APD कैंडोले। इन कैंडोले का नाम याद रखिएगा। नेचुरल सिस्टम के अंदर इन्होंने थ्योरीज एलिमेंट डी ला बॉलिक्यू, ये जो इतनी बड़ी बुक थी
इसके अंदर इन्होंने क्लासिफाइड किया 50,000 स्पीसीज को 161 कैटेगरीज के अंदर, 161 फैमिलीज़ के अंदर, जिसमें इन्होंने मेनली जो ग्रुप रखा था वो रखा था सेलुलर्स एंड वेस्कुलर्स। सेलुलर्स में वो जो कि वेस्कुलर सिस्टम को कंटेन नहीं करते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, एंड वेस्कुलर्स के अंदर टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब जो कि वेस्कुलर को कंटेन करते हैं। इसके बाद में इसी के अंदर आता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कोर्स के अंदर अलग से मेंशन भी है। इसमें नेचुरल सिस्टम के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया, नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था वो सीड ब्रिटिश जो टैक्सोनॉमिस्ट थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये 17 से 11 तक इनकी लाइफ थी और उन्होंने 1800 से 84 तक इनकी लाइफ थी। जोसेफ हुकर क्या थे, ये एक बॉटनिकल गार्डन था क्यू में, उसमें काम करते थे, उसके डायरेक्टर थे। और जो जॉर्ज बेंथम थे ये अपनी बॉटनी की ट्रेनिंग कर रहे थे, सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, खुद ही उस पर पढ़ रहे थे। अब इन्होंने क्या करा कि अपनी जेनेरा प्लांटेरम बुक में 3 वॉल्यूम के अंदर एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन पब्लिश किया, जो कि जुलाई 1862 से अप्रैल 83 तक इन्होंने पब्लिश किया। इनका क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको ये पढ़ना भी है और ये याद रखिएगा कि अभी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, मतलब आपके जो लैब्स होती हैं बॉटनिकल लैब कॉलेज वगैरह की, या फिर फ्लोरा देख लीजिए, या आप हर्बेरिया में चले जाइए, वहाँ पर हर्बेरियम के अंदर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर आप इजी टू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी तक ही यूज़ किया जाता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ सीड प्लांट्स को डिवाइड किया। इस पूरे थ्योरी को पढ़ने से पहले यहाँ से देख लीजिए, बेंथम एंड हुकर ने क्या करा। देखिए 2 हैं, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। प्लांट्स टी को 2 में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो फेनेरोगेम्स हैं जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उसको डिवाइड किया। उनको इन्होंने किस में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन। देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, इन्होंने मोनोकोटिलिडन को जिम्नो के भी बाद में रखा है। अकॉर्डिंग ये जो डिवीज़न है ये इस तरह से जो इन्होंने सीरीज़ रखी, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये है, उसके बाद जिम्नो, उसके बाद मोनोकोटिलिडन। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, मोनोकोटिलिडन को सबसे एंड में रखा, मतलब ये सबसे एडवांस्ड है, और डाइकोटिलिडन को सबसे आगे रखा, मतलब ये सबसे प्रिमिटिव है। अगर याद रखिएगा, कोई भी आगे आता है मतलब वो प्रिमिटिव है, और जो पीछे जाता है वो एडवांस्ड होता है, और ये दोनों के बीच का है। तो इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट क्लासिफिकेशन दिया अभी तक का। अब इन्होंने डाइकोटिलिडन को क्या करा, ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपटेली, गैमापटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपटेली, गैमापटेली, मोनोक्लेमाइडी को अगर टोटल देखा जाए तो इन्होंने 14 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया। पॉलीपटेली को 3 के अंदर, जिसमें ध्यान रखिएगा थैलेमोफ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी। जो इन्होंने ये डिस्की फ्लोरी नाम दिया सीरीज़ का, ये डिस्की फ्लोरी अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने यूज़ नहीं किया था, इन्होंने ही डिस्की फ्लोरी नाम दिया था। इसके बाद इन्होंने गैमापटेली को 3 में डिवाइड किया, इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पेलेट। मोनोक्लेमाइडी को कर्वेएम्ब्री, मल्टीओवुलेट एक्विटिकस, मल्टीओवुलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, टेफेनेल्स, एक्लेंडोमाइस्ट्रोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनल्स एंड अमूल। अगर आपको याद रहता है इनकी सीरीज़ तो अच्छा है, नहीं तो इतना याद रखिएगा कि पॉलीपटेली फिर से 3 सीरीज़ है। पॉलीपटेली की तो सीरीज़ याद ही रख सकते हो ना कम से कम। पॉलीपटेली, गैमापटेली फिर से 3 सीरीज़ में, और मोनोक्लेमाइडी 8 सीरीज़ के अंदर। टोटल सीरीज़ 14। डाइकोटिलिडन को 3 सब क्लासेस एंड 14 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 3 सब क्लास एंड 14 सीरीज़। अब पॉलीपेटल, गैमापेटलस एंड मोनोक्लेमाइडी क्या है। पॉलीपेटल में किनको रखा गया, पॉलीपेटली के अंदर उनको रखा गया जिनके पास में क्या था, पॉलीपेटली में वो थे जिनके अंदर पेटल्स फ्री थी, जो दलपुंज होते हैं वो फ्री थे इस तरह से, या फिर बहुत हल्के से कनेक्टेड रहते हैं। गैमापेटली के अंदर उनको रखा गया जो कि दलपुंज, जो पेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मोनोक्लेमाइडी में उनको रखा गया जिनके अंदर आपको यूनिसेक्स मिलेगी, मतलब कोई भी एक सेक्स, या तो फीमेल होगा या मेल होगा फर्स्ट,
एंड सेकंड कि इनके अंदर आपको पेटल्स या तो एब्सेंट मिलेंगी, मतलब इस मोनोक्लेमाइडी के अंदर एक तो यूनिसेक्स होता है, ये कोई भी एक सेक्स प्रेजेंट होगी। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर पेटल्स या सेपल्स में से कोई एक मिलेगा, या तो पेटल्स होंगी या फिर सेपल्स होंगी। अगर पेटल्स प्रेजेंट तो सेपल्स एब्सेंट होंगी, और अगर ये प्रेजेंट हैं, सेपल्स प्रेजेंट है तो पेटल्स एब्सेंट होंगी। इसे कैलिक्स और कोरोला भी कहते हैं, तो मतलब कैलिक्स और कोरोला में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा। मोनोक्लेमाइडी में उन्हें रखा गया। और इनके अंदर पेरियंथ या तो एब्सेंट होती है, पेरियंथ जो बाहर की कवरिंग होती है, या फिर बहुत कम में प्रेजेंट होती है। चलिए, तीनों में फ़र्क हो गया। तो डाइकोटिलेडन को 3 में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटल, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। इसमें बिल्कुल जो पेटल्स होती फ्री रहती हैं। इसे 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, थैलेमोफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। गैमोपेटेली को फिर से 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलेटी। एंड मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया। तो याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्मी को क्या करा, मतलब इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आ रहे हैं, इनको इन्होंने 3 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया, जो थी साइकेडेसी, कॉनीफेरी एंड निटेसी। साइकेडेसी के अंदर साइकस वगैरह आ जाएंगे, कॉनीफर्स एंड निटेसी। इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच का बताया है। ध्यान रखिएगा ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ। और मोनोकोट को सबसे एडवांस्ड बताया है। पेंथमैन हुकर ने मोनोकोट को सबसे एडवांस टाइप का बताया, इसलिए उन्होंने लास्ट में रखा। इनको उन्होंने 7 सीरीज के अंदर डिवाइड किया, माइकोस्पर्मी, एपिकाइनी, कोरोनेरेसी, कैलिसाइंसी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पेसी, ग्लूमेसी। तो आपको एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही है कि किसको कितनी सीरीज के अंदर डिवाइड किया, और कम से कम नाम याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इनके फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेनेरोगैम्स को या सीड प्लांट्स के बारे में बताया था। क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी में से सिर्फ और सिर्फ फेनेरोगेमी के बारे में बताया। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने 97,205 स्पीसीज, मतलब अप्रॉक्स 1 लाख के जो स्पीसीज थी सीड प्लांट की, उनको 8,000 लगभग 7,569 जेनेरा के अंदर एंड 202 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया, जो कि रेनल्कुलेसी से स्टार्ट होती थी एंड ग्रामिनी थी। तो सबसे प्रिमिटिव, जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो बताते हैं ना आपको कि रेनल्कुलेसी सबसे प्रिमिटिव है। तो इन्होंने रेनल्कुलेसी से लेके ग्रामिनी तक इनको डिवाइड कर दिया, इतने स्पीसीज़ को, इतने जेनेरा के अंदर और इतने फैमिलीज़ के अंदर। इन्होंने क्या करा, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन एंड जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म को दोनों के बीच में रखा। डाइकोटिलिडन के अंदर 165 फैमिलीज़ को रखा, जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 फैमिलीज़ को, एंड मोनोकोटिलिडन के अंदर 34 फैमिलीज़ को रखा गया। इसके बाद में जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं लिखने के लिए ताकि आपको नंबर मिले। इनके अंदर देखिए, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि इनके अंदर मोनोकोटिलिडन को डाइकोटिलिडन के बाद में रखा गया। जैसा बताया था, मोनोकोटिलिडन, जिम्नो एंड डाइकोटिलिडन। तो मोनोकोटिलिडन उल्टा हो गया, डाइकोटिलिडन, जिम्नो एंड मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन को सबसे एंड में रखा गया था, डाइकोट के बाद में रखा गया। डाइकोट को इन्होंने 3 के अंदर डिवाइड किया, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पे डिवीज़न दे रखा है, आप यहाँ क्लास लिखिएगा। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, एंड 14 सीरीज़ के अंदर। और हर एक सीरीज़ को फिर से डिवाइड किया गया है कोहर्ट के अंदर। आज जो हम ऑर्डर पढ़ते हैं उन्हें पहले कोहर्ट कहा जाता था, ठीक है। और इन कोहर्ट को फिर से ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया, जो कि भी फैमिली है। मतलब पहले कोहर्ट को यूज़ किया जाता था ऑर्डर की जगह, और फैमिलीज़ की जगह पे ऑर्डर यूज़ होता था। तो अब बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑर्डर एंड फैमिली होता है और पहले क्लास होती है। तो ये करेक्टर है। इसके अलावा ये जो करेक्टर है कि इन्होंने क्या करा, जो ऑर्डिनस एनामोली थी, डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स एनामोली का मतलब कि इन्होंने ऐसे ऐसे ऑर्डर्स को रखा, यानी कि जो इन्होंने कोहर्ट कहे थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कोहर्ट्स को बाकी ऑर्डर्स के बीच में रख दिया जो कि विवाद का विषय है। जैसे कि इन्होंने जो सीरीज़ बनाई और सीरीज़ को फिर कोहर्ट्स के अंदर डिवाइड किया, उन कोहर्ट्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर रखे हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं, तो इसलिए ये अभी भी डिस्प्यूटेड में है, यानी कि उनके लिए कंट्रोवर्सी चल रही है।
इसके बाद में ये जो थे इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में नहीं बताया। और डिस्की फ्लोरी, ये पहले टेक्सोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिस्की फ्लोरी के बारे में बताया, यानी कि इन्होंने ही डिस्की फ्लोरी को क्रिएट किया, जो कि पॉलीपेटली के अंदर था। डिस्की फ्लोरी, थैल्मा फ्लोरी, तो डिस्की फ्लोरी जो सेकेंड सीरीज़ थी पॉलीपेटली के अंदर, उसको इन्होंने क्रिएट किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अमोंग द मोनोक्लेमाइडी मेजर टैक्सा लाइक द सीरीज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट, यानी कि जो मोनोक्लेमाइडी थी उसको डिवाइड जब किया है सीरीज़ के अंदर, तो उसमें इन्होंने जो बेस लिया वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट को लिया, कि अगर टेरेस्ट्रियल है तो उसे अलग सीरीज़ के अंदर रखा और अगर एक्वेटिक है तो उसे अलग सीरीज़ के अंदर रखा। मोनोक्लेमाइडी में जो जितने भी थे ऑर्डर थे, यहाँ देखिए ये है मोनोक्लेमाइडी, इसके अंदर मोनोकोटिलिडन्स, सॉरी ये है मोनोक्लेमाइडी, इसके अंदर जितनी भी सीरीज़ हैं इसके अंदर इन्होंने किसको बेसिस लिया है, हैबिटाट को, कि वो एक्वेटिक हैं या फिर टेरेस्ट्रियल हैं। अब इन्होंने पॉलीपेटली के अंदर 82 फैमिलीज़ को बताया, 261 जेनेरास को, इतनी स्पीसीज़ को। गैमोपेटली में इतनी फैमिलीज़, 45 फैमिलीज़ को, इतने जेनेरास और इतनी स्पीसीज़। मोनोक्लेमाइडी में 36 फैमिली, 801 जेनेरा एंड इतनी स्पीसीज़। मोनोकोटिलिडन में 34 फैमिलीज़, 495 जेनेरा एंड इतनी स्पीसीज़। तो दैट मीन आपको जो इसमें पॉइंट याद रखने हैं वो कंट्रोवर्शियल याद रखने हैं, कि इन्होंने पहली बात फेनोरोग्राम्स के बारे में बताया है जो कि सीड प्लांट्स होते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है वो इतनी स्पीसीज़ के अंदर जो कि इतने जेनेरा को कंटेन करती है और इतनी फैमिलियाँ आती हैं, 202 फैमिलीज़ आती हैं। रेडनकुलेसी से स्टार्ट होती है, ग्रामिनी तक जाती है। मेनली डिवाइड किया है डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन में। डाइकोटिलिडन को बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बताया इसलिए सबसे आगे रखा है, और मोनोकोटिलिडन को सबसे एडवांस्ड बताया है इसलिए सबसे लास्ट में रखा है। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने दोनों के बीच में रख दिया। दे इंक्लूडेड डिस्प्यूटेड ऑर्डर, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर डाल दिए जो कि है ही नहीं या जिनका एग्जिस्टेंस अभी भी डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवाद का विषय है। मोनोकोट को डाइकोट के बाद में रखा। इसके बाद में जो डाइकोटो है उनको 3 सीरीज़ के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर एंड 14 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया, और इन्होंने ऑर्डर की जगह पे कोहर्ट यूज़ किया था। एंड कोहर्ट को अब हम ऑर्डर कहते हैं, एंड जहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए था उसकी जगह कोहर्ट लिख दिया, और फिर फैमिली की जगह ऑर्डर यूज़ कर दिया। डिस्की फ्लोरी की क्रिएशन की जो इनकी खुद की थी अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ी है। एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन नहीं बताया। मोनोक्लेमाइडी को टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिट के बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया। ये है इनके करेक्टर और ये है इनका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स की बात की जाए तो हर एक प्लांट को इन्होंने क्या करा, उसका जो एक्चुअल स्पेसिमेन था या जो उसकी प्रिजर्व फॉर्म थी जो हर्बेरियम में रखी हुई थी, जो अपन हर्बेरियम सीड बनाते हैं उस तरह से हर्बेरियम में जो इनकी एक्चुअल स्पेसिमेन रखा हुआ था या इनका जो फॉर्म रखा हुआ था उस टाइप के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन किया प्लांट का। इसलिए क्या था, बहुत ज़्यादा इसको एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक्चुअल प्लांट को देखा है फिर डिस्क्राइब किया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की बात करता है। इसके बाद में इन्होंने क्या करा है, ये जो सिस्टम इन्होंने दिया है बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है और बहुत ज़्यादा इजी है। इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल्स में, यानी कि जो हम लाइब्रेरी वगैरह में, लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, बॉटनिकल लैब में और हर्बेरियम में एज अ फ्लोरा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अभी भी हर्बेरियम में और लैब्स में जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है यूज़ किया जाता है, इसीलिए आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, जितनी भी स्पीसीज और जेनेरा हैं उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा जेनेरा कहाँ मिल रहा है ये भी बताया है। इन्होंने जेनेरा का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट किया है और सिंपल सी चीज़ इसी के बेसिस पे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उस प्लांट को लिया, उसको देखा, उसके बाद उसको जो जो इनको पॉइंट दिखते गए ये लिखते गए। जैसे कि आप मान लो आपने एक नीम की ट्विग ली, अब आपको जो जो नीम में दिख रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पूरा उसको देख के फिर लिखा है। इन्होंने जो लार्ज जेनेरा थे उनको सब जेनेरा में डिवाइड कर दिया और स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर सब जेनेरा को स्पीसीज के अंदर डिवाइड करा, जिससे कि ईजी हो गया। जेनेरा जो बड़े ग्रुप थे जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज आ रही थी उन्हें याद करना और उनकी से समझना बहुत मुश्किल होता, इसलिए इन्होंने लार्ज जेनेरा को सब जेनेरा के अंदर एंड देन स्पीसीज के अंदर डिवाइड कर दिया। डाइकोट्स में इन्होंने रैनल्स को रखा,
जो कि वैसे भी एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स को डिनोट करता है। रेनन-कुलेसी सबसे प्रिमिटिव है और इन्होंने डाइकोट में रेनल्स को रखकर ये भी प्रूफ किया कि ये बहुत हद तक करेक्ट है। इन्होंने मोनोकोट्स को डाइकोट्स के बाद में रखा, जो कि अगर नेचुरली देखा जाए कि इवोल्यूशनर जब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स का, तो हम कंट्रोवर्सी है वैसे तो, पर ये फिर भी माना जाता है कि जो डाइकोट्स हैं उनसे मोनोकोट ओरिजिनेट हुए हैं। कहा जाता है कि पहले हर प्लांट के पास में 2 कोटिलिडन थे, फिर रिड्यूस्ड हो गए और रिड्यूस्ड होने की वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कोटिलिडन बचा। तो डाइकोट से मोनोकोट का ओरिजिन माना जाता है, पर फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसे लिया जाता है। इसके बाद में क्या किया गया है, मोनोकोट को डाइकोट्स, फिर इन्होंने जो डिस्कीफ्लोरी को थैलेमेफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी के बीच में लिया है। ये बिल्कुल नेचुरल, दैट मीन आपको ये जो जितने भी ये पॉइंट हैं इनमें क्या क्या मेरिट्स हैं वो बताई गई हैं। तो आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है। पहली बात, इन्होंने एक्चुअल स्पेसिमेन को देखा है कि जो प्लांट है नेचर में उसको देख के इन्होंने डिस्क्राइब किया है सीधे से, इसलिए एक्यूरेसी है। दूसरी बात, इन्होंने जो लार्ज जेनेरा थे उनके छोटे छोटे जेनेरा में डिवाइड किया, सब जेनेरा में डिवाइड किया और उसके बाद स्पीसीज में डिवाइड किया, जिससे कि ईजी होता है। ज्योग्राफी के बारे में बताया कि कौन कहाँ मिल रहा है। उनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, रेनल्स को डाइकोट के अंदर रखा, और वैसे भी रेनल्स सबसे प्रिमिटिव है तो ये इनकी एक्यूरेसी का बताता है। मोनोकोट को डाइकोट के बाद में रखा, जो कि इवोल्यूशनर को बताता है, क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि डाइकोट से मोनोकोट बने हैं। पहले डाइकोट आए, उसके बाद मोनोकोट आए, क्योंकि इनके अंदर रिड्यूसिंग नेचर हुआ, नेचर की वजह से ये थोड़े रिड्यूस हुए और उनके पास सिर्फ एक ही कोटिलिडन बचा, तो मोनोकोट को एडवांस्ड माना जाता है। डिस्कीफ्लोरी जो इन्होंने खुद ने क्रिएट की थी, उसको इन्होंने थैलेमेफ्लोरी एंड क्लेसीफ्लोरी के बीच में रखा। डिस्कीफ्लोरी कौन सी है, पॉलीपेटली को जो 3 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, उसमें थैलेमेफ्लोरी एंड क्लेसीफ्लोरी के बीच में डिस्कीफ्लोरी आती है। उसके बाद में जो लास्ट इनकी मेरिट है वो ये है कि इन्होंने गेमोपेटली को क्या करा है, पॉलीपेटली के बाद में रखा है, जो कि सीधी सी बात बताता है कि जो पेटल्स का फ्यूज़न है वो पहले अलग अलग थे एंड देन आपस में फ्यूज्ड हुए हैं। सिंपल सी चीज़ कि पहले पेटल्स अलग अलग थे, उसके बाद ये फ्यूज्ड हुए, तो इसलिए जो अलग अलग थे उनको पॉलीपेटली में सबसे आगे रखा, ये प्रिमिटिव है। एंड देन ये फ्यूज़ हो गए पेटल्स, तो इनको गेमोपेटली के अंदर रखा, जो कि पॉलीपेटली से थोड़ा सा एडवांस्ड है। और इसके बाद में मोनोक्लेमाइडी। तो ये थे इसके मेरिट्स। अब हम बेंथम एंड हुकर के जो डीमेरिट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपका बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस तरह से डिस्क्राइब करता है अपने आप को। तो चलिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।